पिक्चर चालू करो बे। आशुतोष जी किधर जा रहे हैं? मैंने शुरुआती यहां से की कट्टरता की बात करूंगी और सोचूंगी और पूछूंगी ये कि सर्वधर्म संभाव की बात करते करते खालिस हिंदू मुसलमान पर आकर खड़े हो गए। जी देखिए गरिमा जी, देश तो बहुसंख्यक से ही चलेगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, देश तो बहुसंख्यक की सोच से ही चलेगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कतई इस मुगालते में नहीं होना चाहिए कि देश उनकी सोच के हिसाब से चलेगा, क्योंकि सिर्फ 37% वोट इनके पास है, 63% लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए देश भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा, ऐसा आरपी सिंह का मानना है। और मैं आरपी सिंह की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि उन्होंने कम से कम एक राष्ट्रीय टेलीविजन पे आके कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देश नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो डिबेट है ना, इस डिबेट का कोई अंत नहीं है। मत कीजिए, नहीं, आप मेरे मुंह में शब्द डलवा रही है। आपको मौका दूंगी मैं 10 सेकंड आपको प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं मौका दूंगी बीच में, लेकिन डेविएट मत कीजिए। गजब बेइज्जती है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब मैं बोलता हूं तो मिर्ची पता नहीं क्यों लग जाती है। मिर्ची की बात नहीं है सर। आशुतोष फिर आप अच्छे शब्द देखो, मैंने कुछ कहा आपको, मैं चाहता मेरे मुंह में शब्द में डालिए। आशुतोष मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जिसकी वजह से आरपी सिंह साहब को तकलीफ होनी चाहिए। आरपी सिंह साहब मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो इस बात को समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं, और इसीलिए आरपी सिंह साहब को दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस देश में 37% वोट मिला है। देश में 63% आबादी वो है जो भारतीय जनता पार्टी से को वोट नहीं देती है, इसलिए देश भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा। दूसरी बात, अभी राकेश सिन्हा जी बड़ी औरंगजेब के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आरपी सिंह साहब भी कर रहे थे, बहुत अच्छा है। तो एक बार पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी चर्चा हो जानी चाहिए। इस पैनल में कोई बौद्ध नहीं है, अगर होता तो शायद उनकी धार्मिक भावनाओं के बारे में भी हम बात कर लेते। देखिए, जब आप पिक एंड चूज करते हैं, जब आपको विधुड़ी के ऊपर नहीं बोलने आता, जब आपको तेजस्वी सूर्या के ऊपर आप नहीं बोल पाते हैं, जब आप योगी आदित्यनाथ को नहीं बोल पाते हैं, तो आपको दूसरों लोगों का सहारा लेना पड़ता है। ये बड़ा अफसोस की बात नहीं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये एक सिंबल, ये एक प्रतीकात्मक तौर पर भी आशुतोष हो रहा है क्या? भाई इमरान प्रतापगढ़ी सांसद हैं, उन्होंने एक कविता इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। भाई धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, कोर्ट को डांटना पड़ा गुजरात पुलिस को। देखिए, इसमें मैं तो कम से कम एक बात मैं कहूंगा, और राकेश सिन्हा जी यहां मौजूद हैं, उनको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। संघ परिवार की भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि वो अपने स्वभाव में मुसलमान विरोधी हैं, लेकिन इस बात को कह नहीं सकते। उसको दूसरे रास्ते से कहने की कोशिश करते हैं। अगर कहेंगे तो राकेश जी को मालूम है गोलवलकर की किताब में क्या लिखा हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं, मोहन भागवत जो ये कह रहे हैं कि हम तो सद्भावना वाले देश हैं। नहीं, इस विचारधारा का सद्भावना से कोई लेना देना नहीं। गोलवलकर की किताब मेरे पास पड़ी हुई, अभी मैं निकाल के दिखा सकता हूं। तो मैं उस डिबेट पे जाना ही नहीं चाहता। मैं बेसिक बात ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर क्या एक दृष्टि काम करेगी या अलग अलग दृष्टियां काम करेंगी। अगर इस देश में सिर्फ एक ही इतिहास दृष्टि होती तो बाबा साहब अंबेडकर नहीं पैदा होते इस देश के अंदर, दयानंद सरस्वती नहीं पैदा होते, विवेकानंद नहीं पैदा होते, गोलवलकर नहीं पैदा होते, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं पैदा होते, क्योंकि फिर एक ही दृष्टि काम करती। देश संकट में है। लेकिन राजकुमार भाटी ये बैठे बैठाए क्यों कहेंगे भाई औरंगजेब की तारीफ अबू आजमी क्यों करते दिखेंगे? विशुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे ना अबू आजमी भी, पोलराइज करेंगे शिवाजी मानखुर्द नगर में। नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। औरंगजेब के नाम पर इस देश में कोई वोट नहीं देता। आज औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं है। औरंगजेब ने बहुत गलतियां की थी, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, सिख गुरुओं के साथ अत्याचार किया, क्रूरताएं की, और अबू आजमी ने जब अपने शब्द वापस ले लिए और खेद व्यक्त कर दिया तो बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो औरंगजेब ने कट्टरता की लाइन पे औरंगजेब चलता था और जो हिंदू मुस्लिम नफरत उसके अंदर थी, वो नफरत अधूरी रह गई। उसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए लगातार औरंगजेब को जिंदा रखना चाहती है। मैं उम्मीद कर रहा था कि राकेश सिन्हा जी ईमानदारी से उस तरफ की भी निंदा करेंगे जो उस तरफ अब शब्द बोले गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी सदन के अंदर खड़े होकर कैसे शब्द बोलते हैं, सुअर, गिद्ध, ये तो अब कहा ही उन्होंने। छोटा सा राजकुमार जी, भाई आप कह रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक था,
राजकुमार भाटी स्टूडियो में ये बात मान रहे हैं। अखिलेश यादव को क्या समस्या है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। वो तो इसे बेखौफ दानिशमंदी बता रहे हैं। उन्होंने जिस तरह अबू आजमी को गैर संवैधानिक तरीके से सदन से निलंबित किया गया, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अभी जो राकेश सिन्हा जी कह रहे थे, रमेश विदुड़ी ने भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो शब्द बोले सदन के अंदर बोले हैं। अबू आसिम आजमी ने बाहर सड़क पे बोले हैं, सदन के अंदर नहीं बोले। सदन के बाहर बोले गए शब्दों के लिए सदन कार्रवाई नहीं कर सकता और सदन के अंदर बोले गए शब्दों के लिए बाहर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उनका निलंबन भी गैर संवैधानिक है। दूसरे, वो शब्द बोलने पे गिरफ्तार जरूर होंगे, जेल भेजा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश भेज दो, हम ठीक कर देंगे। तो ये खुलेआम उकसा रहे हैं, ये खुलेआम लोगों को भड़का रहे हैं। और संभल में राजकुमार जी यही करते दिखे थे अखिलेश यादव। क्या संसद का सत्र चल रहा था, संभल में 50,000 लोगों की भीड़ मुंह पर कपड़ा बांधकर चली आई, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली। किसी ने कहा ये भीड़ कहां से आई 50,000 लोगों की संभल में? संभल की घटना पे बहुत चर्चा हो चुकी है, पहले भी हम कह चुके हैं। दोबारा आप पूछना चाहती हैं तो संभल में जो सर्वे का आदेश था वो सर्वे हो चुका था, शांतिपूर्वक हो गया था। भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता कि कुछ बवाल ना हो। बवाल होता तो इन्हें लाभ होता है, राजनीतिक लाभ। इसलिए जानबूझ के बवाल कराने के लिए दोबारा सर्वे करा गया। सर्वेयर्स के साथ बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता गए, उन्होंने उग्र नारे लगाए। उससे कुछ भोले भाले लोग भड़कावे में आ गए, उन्होंने पत्थरबाजी की। उसको कोई समर्थन नहीं कर रहा, उस समय भी हमने समर्थन नहीं किया। लेकिन वो पूरा षड्यंत्र बीजेपी आरएसएस का था और ये इसी तरह के षड्यंत्र करते हैं। तो उसमें ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस आग में घी आपके भी जो सहयोगी है वो डालने का काम करते हैं। भाई कट्टरता एक तरफ से है, दूसरी तरफ से भी क्या उसमें आग में घी डाला जाता है? मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़े नेता हैं आपकी सहयोगी पार्टी के। वो कुंभ जो सबसे बड़ी आस्था का एक जगह है, केंद्र है, उसको कहेंगे भाई गरीबी थोड़ी मिटती है कुंभ न आने से। मतलब आस्था को सीधे आप भी चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए इस बार जो कुंभ में अव्यवस्थाएं हुई हैं और कुंभ में जिस तरह के निंदाजनक बातें हुई हैं। हाँ। कई बार भगदड़ मची है, कई बार आग लगी है, लूट हुई है खुली, वहां पुलिस ने वसूली की है, पुलिस ने अपनी गाड़ियों में सवारियां ढोई हैं। और मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर जिस व्यक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं कि 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमाए उसने नावों से, वो एक हिस्ट्री सीटर है। उस व्यक्ति ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हिंदी के शानदार कवि हुए हैं, उनके पौत्र की हत्या में वो वांछित है, मुकदमा चल रहा है। ऐसे व्यक्ति की जिसने निराला जी के पोते की हत्या की है अखिलेश त्रिपाठी। बिजनेस पर चलेगा राजकुमार जी, बिजनेस पर जाएंगे बाद में। मुख्यमंत्री बोल रहे इतना कमा लिया, ये इतना सब कुंभ ने जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर दिया। गर्मा जी शायद आपने, पूछ रही हूँ भाई, अगर आस्था का मसला, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मसला है, आप भी तू डाल और मैं पात वाली फेरिस्त में है ना राजकुमार भाई। गर्मा जी, आपने शायद जिस मैटर को मैं बोल रहा हूँ इस पर कोई रिसर्च की नहीं है। हाँ। ये व्यक्ति वहां वसूली कर रहा था। 15 दिन पहले इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वसूली करने का, मल्लाहों से वसूली कर रहा था। वो नाव जो चला रहे थे उन सबसे अवैध वसूली कर रहा था। उस व्यक्ति का गुणगान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सदन के अंदर कर रहा है कि उसने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। 30 करोड़ रुपए नाव से कैसे कमा लेगा 45 दिन में आदमी? नहीं, लेकिन ये शर्मनाक बात है। ये राजकुमार भाटी करवाली बेइज्जती। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, हो सकता मैंने रिसर्च ना की हो, लेकिन ये कह देना ममता बनर्जी कह देंगी मृत्यु कुंभ है। मृत्यु कुंभ तो इसलिए कहा कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। कहेंगे कि गरीबी थोड़ी मिट जाएगी कुंभ न आने से, आप भी सीधा अटैक करते हैं। नो, आप भी इस खाई को और चौड़ा करने की कोशिश करते हैं। नो, हमने कुंभ पे न कभी अटैक किया। कुंभ एक शानदार आयोजन है, पूरे भारत को उस पर गर्व है। और हमारी सरकार में 2013 में बहुत शानदार कुंभ का आयोजन हुआ था। कहीं कोई 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, एक बार किसी ने प्रशंसा की? 65 करोड़ पे तो कुछ और रिसर्च भी आई हैं जो 12 करोड़ ही बता रही हैं। अब उस पर तो हम विवाद नहीं करना चाहते। अब मुख्यमंत्री जी ने कैसे गिने, किस तरह गिने हैं? 20 घंटे तक तो उन्हें ये पता नहीं था कि कोई हादसा भी हो गया और उसमें कितने लोग मरे हैं। 20 घंटे तक मुख्यमंत्री मृतकों को नहीं गिन सकते, 65 करोड़ उन्होंने गिन लिए। अब इनका काम झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं। गोएबल्स के शिष्य हैं ये, जो हिटलर का प्रचार मंत्री था। वो कहता था कि झूठ जब बोलो तो बड़ा झूठ बोलो और उसे बार बार रिपीट करो। उसी पे चलते हैं बीजेपी आरएसएस वाले, झूठ बोलते हैं। पहले क्या
रोजाना बढ़ाते रहे। आज 6 करोड़, आज 7 करोड़, आज 15 करोड़, आज 20 करोड़, आज 45 करोड़। खुद कह रहे थे कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन जब देखा कोई विरोध नहीं कर रहा है तो 65 करोड़ तक आंकड़ा पहुंचा दिया। ये कितना भी झूठ बोल सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 600 करोड़ लोगों ने मुझे वोट दिया है। आरपी सिंह, रुक जाइए। इस सवाल का जवाब दरअसल खुले तौर पर बीजेपी का कोई नेता नहीं दे सकता। देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा क्या? क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब विधानसभा में उग्रवादी, विधानसभा में कमबख्तों का, गिद्धों का, सुअरों का इस्तेमाल होगा, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कोई। संसद में उग्रवादी, आतंकवादी कहा जाएगा, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कोई। लेकिन अखिलेश जी क्यों कहेंगे भाई मल्लिकार्जुन खड़गे? क्या जरूरत है धर्म के मामलों में राजनीति को घुसाने की और एक तरफा कहीं इंक्लाइनेशन दिखाने की? देखिए, बार बार हमारे बीजेपी के प्रवक्ता और आप भी बीजेपी के तमाम लीडरों की बातें सुना रही हैं कि बहुसंख्यकों के मर्जी से देश चलेगा, और इस पे अड़े हुए भी हैं। बहुसंख्यकों की मर्जी से सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन वो सरकारें भी संविधान से ही चलेंगी, गलतफहमी में ना रहे कोई। सरकारें भी बहुमत से चुनी जाती हैं, बहुमत वाली ही बनती हैं, लेकिन उसे भी संविधान से ही चलना होता है। और यही जब तक हम विपक्ष के लोग हैं, इंडिया गठबंधन है, ये बीजेपी और इनके लोगों को कि बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, ये चलाना चाहते हैं। ये हमें कभी इनको इस तरह से हम कामयाब नहीं होने देंगे। आई एम सॉरी बाबू। गर्मा जी, मैं जब से बीजेपी की नई सरकार 2014 के बाद आई है, तब से मैं कई बार कह चुका हूं और चुनौती दे के कह चुका हूं कि बीजेपी की जो वर्तमान सोच है वो 5-6 शब्दों, हिंदू मुसलमान कट्टरता, सांप्रदायिकता, इन सब के बयान जा ही नहीं सकती है, क्योंकि कोई काम तो किया नहीं है। तो रोजाना इसी में नए नए मुद्दे उठा के ले आना और इसके साथ एक बड़ा वर्ग बना रखा है जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसको भी इन्वॉल्व कर लेना। नहीं, अब इसको आप अपने आप को मत लीजिए, अपने आप को मत लीजिए। मैं उसको दूर आपको बाहर रख रहा हूँ। नहीं, सुनिए, बढ़ावा कौन दे? आप उनकी पैरोकारी मत करें, क्योंकि पैरोकारी करने लायक वो है नहीं, ये स्पष्ट समाज भी जानता है। और जहां तक आप सरकार जवाबदेही की है, सरकार से प्रश्न होगा, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली है। प्रश्न करो तो कहते हैं पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, नक्सल हो, चीनी हो, पता नहीं क्या क्या बना देंगे, जेल में बंद कर देंगे, आरोप लगा देंगे, मुकदमे दर्ज कर देंगे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे जिस फील्ड का हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला, जो भी हो। अगर इनसे मतभिन्न है, लोकतंत्र है, मतभिन्नता रहेगी। आप भी देश की बात कर रहे हैं, विपक्ष भी देश के हित की ही बात करता है, लेकिन आप ये सोचें कि आप सरकार में आ गए तो आपकी जागीर है देश, आपकी जागीर नहीं है। विपक्ष आपको जगाता चिताता है, विपक्ष आपको और चौकन्ना और सफल बनने के लिए ही सुझाव देता है, लेकिन आप उसे अन्यथा लेते हैं, क्योंकि आपकी सोच तानाशाही सोच है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जहां तक रही बात हेट स्पीच की, दुनिया में नंबर 1 है हमारे भाजपा के 3-4 नेता। सिर्फ यूपी में पिछले चुनाव के दौरान 242 हेट स्पीचेज हुई हैं। कई संस्थाओं ने बाकायदे विधिवत कोर्ट किया है। 1100 हेट स्पीचेज दी गई हैं 2 साल में। भूल जाते हैं अखिलेश जी। इमरान मसूद कब के बयान दिए थे, किस पार्टी में थे, क्या थे? और अभी तो आज तो आपके सिटिंग एमपी हमारे यहाँ हो तब हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे ना। सारे भ्रष्ट तो चले गए बीजेपी में। सब कभी ये तो नहीं कहते, जिसको प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि करता है ना इमरान मसूद को टिकट देना, क्योंकि मोदी से हेड ऑन लेते हैं, ये कांग्रेस इस तरह का बयान देते हैं, हेड ऑन लेते हैं, तो सूट करता है। उसके बाद बोला क्या? उसके बाद कोई इस तरह की हरकत की? आप तो अभी एक सांसद की, दिल्ली के एक सांसद की पार्लियामेंट में कहे गए वक्तव्य को सुना रहे हैं, उनको डांट तक नहीं पड़ी, उनके ऊपर कार्रवाई तक नहीं हुई। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किए थे? रोजाना किस तरह की भाषा का प्रयोग बीजेपी के लोग करते हैं? कट्टरता, हिंसा, सांप्रदायिकता के रोजाना ये लोग परोसते हैं समाज में हमारे। ऊपर से कहेंगे, दूसरों को नसीहत देंगे। अरे भाई, आप हमारे समाज को कहां ले जा रहे हो? आपके पास
काले अच्छा, धन का यानी जवाब कि नहीं है। इलेक्टोरल सिस्टम जो है अखिलेश जी, सांप्रदायिकता भी है, कट्टरता भी है, जातिवाद भी है, विद्वेष भी है, धार्मिक उन्माद भी है, सब है। और इलेक्टोरल सिस्टम में आरपी सिंह कह रहे हैं जो वोट, जिसको जनता वोट देगी वो सरकार चलाएगा, देश चलाएगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।